chapter electrochemistry. In the last video we had done the Nernst equation, which is the most important topic of this chapter. We had done Nernst equation and some important question, and in this video we will continue that topic. In the last video Nernst equation, we used Nernst equation to find the EMF of the cell, but in this video we use Nernst equation to find the equilibrium constant. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमने क्या है, अब नर्स्ट इक्वेशन से E निकालना सीखा था. क्या वैल्यू होती थी? E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव. यही था. अब हम इस नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे. नर्स्ट इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपने +1 क्लास में पढ़ा है. ठीक है, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छा, अगर किसी को नहीं याद तो मैं अभी बता दूंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है. ठीक है, ये थी हमारी नर्स्ट इक्वेशन. अब देखो क्या होता था. इक्विलिब्रियम वर्ड आपको पता है वहां पे आता है जहां पे आपकी कोई अगर रिएक्शन हो रही है और वो दोनों मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, मतलब जहां पे हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाए. मतलब जहां देखो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो वो क्यों हो रही होती है कि दोनों साइड स्टेबल हो जाए. हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा कि अगर दोनों साइड पे हमारे क्या है जो मासेज है वो सेम होना चाहिए तो उस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम में क्या है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि हमारे पास दो रोड्स होती थी, दो कंटेनर्स होते थे और उसमें क्या है दो रोड्स होती थी. एक को हम क्या बोलते थे, एनोड, और एक को हम बोलते थे कैथोड. और इनको क्या करते थे, किसी एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते थे. तो हम क्या देखते थे कि यहाँ पे जो ये एनोड पे है वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती थी मेटल की, और यहाँ पे हमारी रिडक्शन हो रही होती थी. ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कैसे आता है, पहले तो देखो यहाँ पे कैसे वर्क करता था. हमारे पास जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने सारा कुछ करवाया है, ये आप वो वीडियो देख सकते हो. जब इन दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे, और इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते तो करंट फ्लो करता था. ठीक है, अब क्या है, मैं बोलती हूँ कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड, जो ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का अगर सेम हो जाए तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि हमारे सेल जो है वो उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. इक्विलिब्रियम कब किसी सेल में आएगा, जब आपके दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा. जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हमारे वहां पे करंट क्या हो जाएगा, करंट भी स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो वहां पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. कोई भी चीज कब फ्लो करती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए. तो जब यहाँ पे ये स्टेबल नहीं था तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर फ्लो कर रहे थे अपने आप को स्टेबल करने के लिए. जैसे ही इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हुआ, हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो गई. और उस टाइम जब हमारी रिएक्शन स्टॉप हुई तो हमने क्या बोला कि वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया. ठीक है, यहाँ तक आया समझ. अब उसके बाद क्या है कि अगर आपके रिएक्शन में कहीं इक्विलिब्रियम आ जाए तो वहां पे जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसकी वैल्यू होती है 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो. जब भी कहीं पे इक्विलिब्रियम आपका किसी सेल में अटेन हो जाए तो जो उसका ईएमएफ है सेल का वो क्या वैल्यू होती है उसकी, 0. ठीक है, अब ये 0 आया कहां से, देखो हमारे को पता है कि जो ई सेल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. हमने क्या बोला कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसकी वैल्यू दोनों केस में क्या होगी, सेम वैल्यू होगी. तो जब दोनों की सेम वैल्यू होगी तो हमारे पास अगर मान लो इसकी x वैल्यू है, इसकी भी x है, तो हमारे पास जो E सेल है वो कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0. अब हम रिएक्शन के बेसिस पे देखो समझते हैं इसको, पूरा इसका फॉर्मूला भी बताती हूँ अभी. हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल मैंने समझाया था उसमें हम क्या लेते थे, जिंक और कॉपर की रॉड ली थी.
हमने क्या देखा था कि जो जिंक है वो एनोड पे था, अगर कोई भी चीज एनोड पे हो तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो हमारे पास क्या बन गया था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और सेकेंड हमने क्या लिया है कॉपर, और कॉपर को हम रख दिए कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, तो इसकी क्या हो रही है कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। ये है कॉपर सॉलिड, ये है जिंक सॉलिड, और ये जो आयंस होते हैं ये हमारे किस फॉर्म में एक्वस में होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम एक्वस में लिखते हैं। ये आ गया। अगर मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन की बात करूं तो कंप्लीट रिएक्शन देखो क्या बन रही है Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, ये दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी ई सेल की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेम हुए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम में ई सेल की वैल्यू कितनी होगी 0। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीखो कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी आपके प्रोडक्ट है उन सबकी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखो, अगर इसकी इस रिएक्शन के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो हमारे पास क्या आएगा Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से दो प्रोडक्ट है, कौन कौन से है Zn2 पॉजिटिव प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशन होती है उन सबको हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। नीचे क्या हो जाएगा Zn एंड साथ में कॉपर 2 पॉजिटिव। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था +1 में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक आया समझ। अब देखो ये जो कॉपर है ये भी सॉलिड में था और जिंक भी सॉलिड था। मैंने कल नर्स्ट इक्वेशन में बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सॉलिड फेस हो तो उसकी कंसंट्रेशन आपने हमेशा कितनी लेनी है, किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन सॉलिड फॉर्म में हो तो उसकी कंसंट्रेशन हमने क्या लेनी है हमेशा 1। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 तो हमारे पास क्या बचा Kc इज इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो यही बचा, क्योंकि ये तो क्या होगी ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1 और ये वाली पूरी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1। तो हमारे पास क्या बचा Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। यहां तक आया समझ। अब हम इस वैल्यू को नर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। ये ऊपर वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये थी इक्विलिब्रियम कौन हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है ये ई सेल। अब मैं बोलती हूँ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब हम बात ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या होती है अभी बताया 0, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, तो ऐसे लिखेंगे -0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ। अब ये देखो जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वो रिएक्शन क्या Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव टू फॉर्म कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव, ये थी। अगर इसके बेसिस पे मेरे को नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती तो क्या होता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हमारे पास क्या आता Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये बन गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे जो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे। अब ये देखो Kc की वैल्यू क्या थी Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ पर भी मेरे पास क्या है Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, तो मैं इस वाली जगह पे क्या लिख सकती हूँ Kc लिख सकती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई नॉट सेल, इसको इधर ले आए, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n। अच्छा n बताओ यहाँ पे कितना है, n का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे 2, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी 2 लॉग और इन पूरे की जगह पे क्या लिख सकती हूँ Kc। तो आपके पास आप नर्स्ट इक्वेशन से Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया फॉर्मूला। ये कब है जब आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन था, ठीक है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी ई सेल
स्टैंडर्ड है ये, क्योंकि हमारे पास ई सेल सिंपल वाला तो 0 हो गया, स्टैंडर्ड वाला बचा है सिर्फ, तो हमारे पास क्या आएगा 2.303 RT अपॉन 2F log ऑफ KC। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड में है 298 केल्विन पे तो आपके पास इक्वेशन ये आएगी, नहीं तो ये आएगी। क्लियर हुआ? देखो दोनों वैल्यूज है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं, ये आगे भी यूज होगी। हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन n log ऑफ KC, ये याद कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी चेंज, छोटा सा ही ऐसे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक दो न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूले है इसके। गिब्स एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, नंबर ऑफ जब दोनों के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जब ये देखो, ये तो याद ही कर लो आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस होता था तभी तो मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे, अभी पढ़ा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब इनके बीच में क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना गिब्स एनर्जी चेंज होगा उतनी ही हमारे पास वर्क होगा, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफर होंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि दोनों इलेक्ट्रोड क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना। तो जब तक इनके बीच में जितना डिफरेंस है तब तक तो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि जितना ज्यादा गिब्स एनर्जी चेंज होगा, गिब्स को किससे करते हैं, जी से डिनोट, तो जितना ज्यादा गिब्स एनर्जी चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सेल में, तो वहां पे उतना ही मैक्सिमम वर्क होगा। ये समझ आया? जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ही हमारा करंट जो है वहां पे पास करेगा। तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने किस फॉर्म में बोला है, गिब्स एनर्जी चेंज के फॉर्म में। जितना ज्यादा मेरे दोनों इलेक्ट्रोड में गिब्स चेंज होगा, गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही वहां पे मेरा मैक्सिमम वर्क होगा, यानी कि उतनी ही वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ तक हुआ क्लियर? अब देखो हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों सेल है, मेरे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, वहां जो हमारा पूरा सेल चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, ई सेल की वजह से। और अगर यहाँ पे मैं मान लूं कि मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स विद f क्या होता है, हमारा फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास NF चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमारा टोटल वर्क क्या होगा, वर्क कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना किसकी वजह से, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस है कितना, ई सेल। तो हमारा वर्क क्या होगा, ई सेल NF। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा G इज इक्वल्स टू वर्क की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, NF ई सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब साइन की बात करते हैं कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे काम कर कौन रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पे, सराउंडिंग पे। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हमारे पास साइन क्या आता है, नेगेटिव, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो हमारे पास जो डेल्टा G की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि हमारे को टेम्परेचर 298 केल्विन पे लेना है, तो हमारे पास ये क्या है, इसको देखो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, NF ई नॉट ऑफ सेल। तो यही है आपका फॉर्मूला, याद कर लो गिब्स एनर्जी चेंज का। कैसे पता चल गया ना
कि जितना आपके यहाँ पे दोनों की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स की गिब्स एनर्जी चेंज जितना ज्यादा होगा वहां पे उतना ही वर्क होगा, उतने कितने इलेक्ट्रॉन्स NF मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे वहां पे ट्रांसफर होंगे। क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द ई सेल की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला बना है वो क्या है? G इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। माइनस साइन समझ आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, तो इसलिए वर्क क्या हो जाता है वहां पे? नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब मैं आपको पता है कि हमारे पास वैल्यू ये आई है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। हमारे पास आया डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, अब मेरे को वहां पे यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू तो मैं निकाल सकती हूँ, मेरे को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा G नॉट माइनस NF ई नॉट सेल की वैल्यू देखो क्या निकाली थी हमने केसी के टर्म्स में, हमारे पास क्या आई थी? अगर आप देखो स्टैंडर्ड मत लो, यहाँ पे 298 नहीं लेते हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी? ई नॉट सेल की वैल्यू 2 लॉग ले लो, हमारे पास क्या थी? RT नेचुरल लॉग ऑफ KC अपॉन NF। NF से NF कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या आएगी? माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला ये है। समझ आया? थोड़ा सा देखो अच्छे से समझ के करना, क्योंकि पूरा सेल है, आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये सारा कुछ समझ आएगा। हमने क्या किया है? जस्ट यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पुट की है। क्यों? हमने देखा कि हम नर्स्ट इक्वेशन से किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो हमने जब यहाँ से डेल्टा G यानी कि गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू निकाली, तो मेरे को चाहिए कि मैं वहां से इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बना सकूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा G के बीच में भी। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ KC। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मेन इसका काम क्या है? हमने ये रिएक्शन क्यों लिखी है यहाँ पे? ये जो रिएक्शन है हमारे को, जो ये इक्वेशन है, ये हमारे को किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बताती है। फिजिबिलिटी मतलब कि आपकी रिएक्शन कहाँ तक प्रोसीड हो रही है, क्यों प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो डेल्टा G की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 होगी, और जो आपकी ई सेल की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये याद कर लो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इसमें क्वेश्चन भी आता है कई बार कि आपको कोई वैल्यूज दी होती है और वहां पे पूछते हैं कि बताओ ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो वहां पे क्या करना है? अगर आपके पास डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपने बोलोगे यस दिस रिएक्शन इज फिजिबल, और अगर ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तब भी आप क्या बोलोगे? दैट रिएक्शन इज फिजिबल। यानी कि स्पॉन्टेनियस के केसेस हैं ये, डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, हुआ यहाँ तक क्लियर? अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ये तीनों फॉर्मूले साइड में लिखे हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल। The numerical is calculate the equilibrium constant for the reaction at 298 Kelvin। तो 298 केल्विन ही दी है तो हम वही वाली वैल्यू यूज करेंगे 0.059 वाली। आपको रिएक्शन भी गिवन है और आपको दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हैं फॉर द सिल्वर इलेक्ट्रोड कितनी 0.50 एंड कॉपर के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू दी है 0.34 वोल्ट। ठीक है, और आपको क्या बोला है? आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी कि आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हैं Kc के लिए? नर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या था? E नॉट सेल is equals to 0.0591 upon n log of Kc। यही था। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं Kc की वैल्यू। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? (0.0591 is equals to log of Kc। यहां से log of Kc निकालना है, इसको इधर ले आए और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा? E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591। कितना इजी सा है, वैल्यूज पुट करें आप। देखो log of Kc इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, देखो यहाँ पे कहीं दिया है, हमारे को पता है कि E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड।
बार बार वही फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, रट्टा मार लो इन फॉर्मूलेज को, तो याद ही कर लो। तो क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे काम क्या है, जो आपको रिएक्शन दी है वहां से आपको देखना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे। हमारे को पता है कि अगर कैथोड पे कोई है इलेक्ट्रोड तो उसकी क्या हो रही होती है, रिडक्शन। अगर कोई एनोड पे है तो उसकी क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में चेक करो किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। कॉपर की देखो, कॉपर 0 है, 0 से किस में जा रहा है, +2 फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, 0 था, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिल्वर +1 से किसमें जा रहा है, 0 में, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो मतलब कैथोड पे कौन जा रहा है, हमारा सिल्वर। तो हमारे पास ई नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव टू फॉर्म Ag माइनस ई नॉट ऑफ एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन वाली, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। वैल्यू पुट करें, ई नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव की देखो कितनी वैल्यू गिवन है, 0.50 वोल्ट, माइनस कॉपर की कितनी है, 0.34 वोल्ट। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 0.46 ई नॉट सेल की वैल्यू। क्लियर हुआ ना। देखो आपको यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए थी और आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हमारे को क्या गिवन था, दोनों इलेक्ट्रोड्स की अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन थे, तो हमने वहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दिया। तो हमारे पास आ गया 0.46 मल्टीप्लाइड बाय n। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो मतलब अगर आप इसको भी आगे 2 लगा दे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है अपॉन 0.0591। तो आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। लेट मी चेक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ केसी, या सॉरी लॉग भी हट जाएगी, केसी की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू केसी। आंसर चेक कर लेना, कैलकुलेशंस खुद करो। अच्छा इसकी कोई यूनिट्स होंगी, नहीं, क्यों यूनिट्स ने केसी, क्योंकि केसी इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट की यूनिट्स नहीं होती। तो आपके पास आंसर क्या आया, ये समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इनको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे, यहीं तक ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is the zinc and silver oxide cell is used in hearing aids. नीचे आपको रिएक्शंस दी हैं, एक रिएक्शन है जिंक टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है -0.76 वोल्ट। एंड सेकंड रिएक्शन आपको दी है सिल्वर ऑक्साइड। देखो उन्होंने क्या बोला है, एक जिंक और सिल्वर ऑक्साइड का सेल है, तो जो सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन है वो ये है, और आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ 0.34 वोल्ट। आपको क्या पूछा है, आपको ई नॉट सेल निकालना है और डेल्टा जी नॉट निकालना है, ठीक है। अब ई नॉट सेल की भी बहुत सारी वैल्यूज, एक फॉर्मूलेज है, ये वाला भी है, नर्स्ट इक्वेशन वाला भी है, बट हमारे को पता है कि ना हमारे को इस सेल में, इस रिएक्शन में कहीं पर भी केसी गिवन है, कहीं पे ई सेल नहीं दिया है ना, तो हम सिंपल ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगाएंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, क्योंकि हमारे को देखो कैथोड और एनोड की जो रिएक्शंस की स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो दी हुई है ना, तो वो तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब किसकी कैथोड कौन एनोड पे है, मतलब किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, तो जब किसी में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वहां पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Ag2O किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, प्लस से हमारा 0 में जा रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो मतलब सिल्वर जो है वो कहाँ पे है, हमारा कैथोड पे, AgO से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, और एनोड पे कौन है, जिंक। तो ई नॉट जिंक टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, सिल्वर वाले की वैल्यू कितनी है, 0.34 माइनस इसकी वैल्यू है -0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.104 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब उसके बाद फर्स्ट आंसर तो आ गया, उन्होंने क्या पूछा है, आपको डेल्टा जी नॉट भी निकालना है, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी आपको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला देखो कौन सा है, हमारे को पता है फॉर्मूला क्या, देखो दोनों फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यूज नहीं होगा, हमारी रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसने भी अटेन नहीं किया है इक्विलिब्रियम,
तो कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, एन की वैल्यू देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। फेरेडेस कांस्टेंट की कितनी होती है 96500, और ई नॉट सेल की भी आपके पास वैल्यू आई कितनी आई है 1.104। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका -21307 ठीक है, कूलम वोल्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेरेडेस कांस्टेंट भी है। तो आपके पास आंसर क्या आया -213072। आप एक बार इसको चेक कर लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अगर हो सकती शायद कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो इसमें सॉल्व करने में तो बता देना। आपके पास क्या आंसर आ गया, ये देखो समझ आया। ई नॉट सेल निकालना था तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके हमने निकाल लिया, और डेल्टा जी नॉट पूछा है तो हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल वाला। तो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू पुट करके सारा हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा फिनिश हो चुका है, अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करेंगे। तो इतना इसको अच्छे से करो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस वजह से पेपर में, तो अच्छे से करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।